अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गरीब है और उसको अगर अमीर बनना है तो उसको पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा बोर मॉडल दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। बोर ने क्या किया, क्वांटम थ्योरी को काम में लेकर के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करते हुए अपना खुद का एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। इस इक्वेशन को अच्छे से घोट लो या अच्छे से याद कर लो। तो ये है दूसरी इक्वेशन जो आपको अच्छे से याद रखनी है। रेडियस की 90 से 95% सवाल इस फॉर्मूले पे बनते हैं, इस फॉर्मूले पे बनते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जिन दो लोगों के बीच ग्राफ पूछा है उसमें फर्स्ट वाले को क्या मान लो, y मान लो, और दूसरे वाले को मान लो x। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 9। और आज किस लेक्चर में हमें पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। लास्ट क्लास में हमने दो मॉडल अपने पूरे किए, एक थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब हमें पढ़ना है बोर एटॉमिक मॉडल। वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा बोर मॉडल दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। कौन से दो कॉन्सेप्ट? एक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो हमने पढ़ लिया, दूसरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो भी हमने पढ़ ली। अगर हमें बोर एटॉमिक मॉडल को समझना है तो सबसे पहले उन दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि जो बोर मॉडल है वो बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट। पहला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। यानी इस बोर एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। अगर आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से पहले इन दोनों को देख लें और फिर आप बोर मॉडल को समझें, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा और अच्छे से सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब बोर एटॉमिक मॉडल की एक खास बात है कि ये मॉडल ओनली उन ही एटम्स में लगता है जिनके अंदर ओनली कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन। तो बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। भाई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है। तो जो एटम जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाइड्रोजन की तरह हुए कि नहीं हुए। तो बोर एटॉमिक मॉडल ओनली फॉर कहां लगता है? ओनली फॉर लगता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। और ये बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें सवाल देगा ना तो आपको कैसे देगा? जैसे लिथियम +2, हीलियम प्लस, हाइड्रोजन, बेरिलियम +3, बोरॉन +4, सोडियम +10। इन स्पीसीज के अंदर, इन सबके अंदर क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप इन सबके लिए बोर एटॉमिक मॉडल लगा सकते हो। ठीक है,
इसके लिए क्या लगा सकते हो, बोर एटॉमिक मॉडल लगा सकते हो। एक और चीज, बोर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांक क्वांटम थ्योरी, और प्लांक क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि एक लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दर्शाती है, मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है, कौन, लाइट। लेकिन जो पार्टिकल होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्मॉल पार्टिकल है वो भी एक ड्यूअल नेचर दर्शाते हैं, और वो पूरी चीज कौन बताता है, डी ब्रोगली। वो हम आगे बढ़ेंगे। वो ये बोलता है कि छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दर्शाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होता है बोर एटॉमिक मॉडल। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह माने तो ही हम बोर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। ये हो गया। अब बोर एटॉमिक मॉडल एक्चुअली दिया कैसे। बोर ने क्या किया कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उन्होंने क्या किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को काम में लेकर के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितनी भी कमियां थी, उनको दूर करते हुए अपना खुद का एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब हम बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर 3 पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, 3 पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स हिंदी में बोलते हैं इसको अवधारणा। फर्स्ट पोस्टुलेट है, पहले लिख देता हूं मैं। द इलेक्ट्रॉन in an atom moves around the nucleus in circular orbits of fixed energy and fixed radius, which called Bohr radius, या इसको हम बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल में हमें 3 पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला पोस्टुलेट ये है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड रेडियस विच कॉल्ड बोर रेडियस या बोर स्टेशनरी स्टेट्स। क्या बोलना चाहता, सुनना। देखो, ये है हमारा एटम, ठीक है, और ये है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। हमारे इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है, ये वाला, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस के जो ऑर्बिट होते हैं, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। भाई एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ
न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो फिक्स्ड एनर्जी और जो फिक्स्ड रेडियस के जो ऑर्बिट है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, और उसी ऑर्बिट को हम बोलते हैं बोर ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, अब एक चीज देखना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसे सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स? उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स लगता है बार की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये चीज फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखना कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो लगता है बार की तरफ। अब जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घूमना है और फोर्स तुम सेंट्रीपिटल बार की तरफ लगा रहे हो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। भाई अगर तुम ही हो और अगर तुम सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हो और तुम्हें अगर कोई बार से खींच रहा है तो तुम सर्कुलर पाथ से अलग हो जाओगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इस पाथ में घूम रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने फोर्स ये जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स और लगता है अंदर की तरफ, और वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगता है? एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, इक्वल टू एफ सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के जेड ई इंटू ई डिवाइड बाय, और ये मैं मान लेता हूं कि इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी है? आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी। ठीक है, तो जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को अच्छे से घोट लो या अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लो। ये है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, एक बार फिर से देखना। फर्स्ट पोस्टुलेट में बोर्ड ने क्या बोला? बोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में ही घूमता है, और उसी ऑर्बिट को उन्होंने बोर ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट बोला। ठीक है, ये है फर्स्ट पोस्टुलेट। अब हम देखते हैं दूसरा पोस्टुलेट। सेकंड है सेकंड क्या है? एन इलेक्ट्रॉन moves in only those circular orbits in which its angular momentum is a integer
मल्टीप्लाई ऑफ h बाय 2 पाई। ठीक है। और जो इसका सेकंड पोस्टुलेट है, इस सेकंड पोस्टुलेट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या बोला? फर्स्ट में ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिट में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन ओनली उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का क्या हो? इंटीजर मल्टीप्लाई हो। यानी कि एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं जे से। तो क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम h/2 का क्या हो? इंटीजर मल्टीप्लाई हो। ओनली उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा। ठीक है। तो ये है दूसरी इक्वेशन जो आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां पर जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n = 1 2 3 4 ऐसे। अब देखो, h/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। मान लो तुमको एक ऐसा कुछ सवाल पूछा जिसमें इस फॉर्मूले को काम में लेना है, और तुम इस फॉर्मूले को काम में लोगे तो पहले इसकी वैल्यू रखोगे, फिर 2 की रखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा। तो आप सबसे बेटर यह है कि आप इस पूरे कांस्टेंट की एक वैल्यू है, आप उसको याद कर लो। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं एक और सिंबल से लिख सकता हूं जिसको बोलते हैं हैश। क्या बोलते हैं? हैश, h/2 और इस पूरे की वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगी 10⁻34। क्या आएगी? 10⁻34। ठीक है, ये हो गई। ये है हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। क्या है? क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई, पहले पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस के जो ऑर्बिट है ओनली उनमें घूमता है। लेकिन सारे ऑर्बिट में नहीं घूमता, वो उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का कैसा हो? इंटीजर मल्टीप्लाई हो। h/2 का क्या हो? इंटीजर मल्टीप्लाई हो। ये थे दो पोस्टुलेट। अब हम देखते हैं तीसरा पोस्टुलेट। ठीक है, थर्ड है इलेक्ट्रॉन emits or absorb energy only when the electron transitions from one energy level to another energy level. Transition from one energy level to another energy level, and
इलेक्ट्रॉन्स emit या absorb energy in the form of photon. In the form of photon. अब सुनना, तीसरा पोस्टुलेट क्या है उनका? तीसरा ये है भाई, देखो बोर ने क्या बोला था, सॉरी रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता रहता है, रिलीज करता रहता है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने बोला था वो पूरा गलत था। इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमता है तब वो किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करता। वो एनर्जी को रिलीज या फिर एब्जॉर्ब तभी करेगा जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा तभी वो एनर्जी को इमिट या फिर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब जो भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी? फोटोन की फॉर्म में। अब जैसे देखो, ये मैं मान लेता हूं कोई एनर्जी लेवल है n = 2, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये कोई एक दूसरा एनर्जी लेवल है n = 1, लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। ये है भैया हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन अपने इसी ऑर्बिट में पड़ा है या इसी ऑर्बिट में घूम रहा है तब तो वो किसी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस लोअर एनर्जी लेवल में आना है, लोअर एनर्जी लेवल में आना है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा, एमिट एनर्जी। अब अगर आपको ये एमिट एनर्जी निकालनी है तो मैं अगर n = 2 में मान लेता हूं इसकी एनर्जी E2 है और n = 1 में इसकी एनर्जी कितनी है? E1 है। तो तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आया तो यहां से यहां आने तक उसने कितनी एनर्जी को रिलीज किया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस एनर्जी लेवल में से इस एनर्जी लेवल को माइनस कर देंगे, डेल E = E2 - E1, ठीक है। अब मान लो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पड़ा है लोअर एनर्जी लेवल में। क्या पड़ा है? लोअर एनर्जी लेवल में। और अगर इसको हाई एनर्जी लेवल में जाना है, हाई एनर्जी लेवल में जाना है तो वो क्या करेगा? हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी। अब अगर तुम्हें एब्जॉर्ब एनर्जी निकालनी है तो क्या करना है? क्या करना है? हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो डेल E = E2 - E1, ठीक है, E1। अब देखो कुछ लोगों को ये चीजें याद नहीं रहती कि कब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा और कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं इसके लिए आपको छोटा सा फंडा बताता हूं याद रखने का। ये जो हाई एनर्जी लेवल है इसको मैं मान लेता हूं अमीर। क्या मान लेता हूं? अमीर लेवल। और जो लोअर एनर्जी लेवल है इसको मैं मान लेता हूं गरीब। क्या है? गरीब। अब अगर भैया कोई अमीर है, अगर कोई अमीर है और उसको अगर गरीब बनना है तो वो क्या करेगा? वो अपने पैसे लुटाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को गरीब बनना है
और गरीब बनने के लिए उसको पैसे लुटाने पड़ेंगे, मतलब एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। अगर कोई गरीब है और उसको अमीर बनना है तो भैया उसको पैसे कमाने पड़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गरीब है और उसको अगर अमीर बनना है तो उसको पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये जो डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1 है, ठीक है, इसको H न्यू या फिर SC बाय लैम्बडा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बोर फ्रीक्वेंसी रूल। तो ये है हमारे 3 पोस्टुलेट्स। ठीक है, देखो एक बार वापस हम तीनों रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल के एप्लीकेशन। क्या है तीनों पोस्टुलेट, सुनना। पहले पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है। क्या बोला? पहले पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है, जिसको उन्होंने बोर ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट बोला। ठीक है, और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बस वो फॉर्मूला आपको याद करना है। दूसरे पोस्टुलेट में क्या बोला भाई? हमने बोला कि भाई वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन सारे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, वो ओनली उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का क्या हो? इंटीजर मल्टीप्लाई हो। क्या हो? इंटीजर मल्टीप्लाई हो। और तीसरे पोस्टुलेट में हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में घूमता है तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करता है। वो जब एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तभी वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है। और वो एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी किस फॉर्म में करता है? फोटोन के फॉर्म में करता है। तभी तो हमारे पास ये h म्यू वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर ये चीज आपको याद ना रहे कि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो आप उसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर उसको अमीर से गरीब बनना है तो उसको पैसे लुटाने पड़ेंगे, उसको एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। और अगर उसको गरीब से अमीर बनना है तो उसको पैसे कमाने पड़ेंगे, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पोस्टुलेट्स। और अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। अब जरा देखना इधर, ये है हमारा एटम और ये है तुम्हारा न्यूक्लियस।
ठीक है। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं कि ये कोई nth ऑर्बिट है। क्या है? nth ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। और मान लेता हूं कि किस वेलोसिटी से घूम रहा है? vn। और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस nth ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी जो रेडियस है वो है rn। ठीक है। तो हमें एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की एक तो वेलोसिटी निकालनी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी हमें रेडियस निकालनी है। ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जब घूमेगा तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी हमें निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें हमें एप्लीकेशंस के अंदर पढ़नी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और इस पूरे चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में 50 से 60% सवाल, 50 से 60% सवाल इस एप्लीकेशंस पे बनते हैं। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी जस्ट हम ताजा पोस्टुलेट्स पढ़ के आए और मैंने वहां पे आपको 2 फॉर्मूले याद रखने को बोला था। अब उन दोनों फॉर्मूलों को लगाने का वक्त आ चुका है। क्या थे दोनों फॉर्मूले? एक था के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरा फॉर्मूला था एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। इस इक्वेशन से मैं निकालता हूं वी स्क्वायर। वी स्क्वायर निकालो तो देखो आर से आर गया, एम को नीचे भेज दो तो क्या जाएगा? के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर। इस इक्वेशन से v निकाल दो, v इक्वल टू क्या होगा? इस पूरे को नीचे भेज दो तो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, अब क्या करना है? इस v की वैल्यू को v स्क्वायर के अंदर रख दो। ठीक है, इस पकड़ो और इसको v स्क्वायर में रख दो। तो जब v स्क्वायर में रखोगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर। देखो m से m गया, r से r गया, और कोई जा रहा? नहीं जा रहा। तो यहां से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं। r इक्वल टू, r को उस तरफ भेज दो और इस पूरे को भेज दो नीचे, तो r आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। अब ये फॉर्मूला मैंने अच्छे से याद करने को क्यों बोला है वो मैं आगे जब सवाल करवाऊंगा ना तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या है? r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड के ई स्क्वायर जेड है। भाई n तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कोई भी हो सकता है, और z किस पे डिपेंड करेगा? एटम पे। एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जो है ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है, और जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तब ये पूरी वैल्यू इसकी जगह रख दो तो तुम्हारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन।
और ये है हमारी मेन इक्वेशन। ये रेडियस पे जितने भी सवाल बनते हैं ना, जितने भी 90 से 95% सवाल रेडियस के 90 से 95% सवाल किस फॉर्मूले पे बनते हैं? इस फॉर्मूले पे बनते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। कर लिया याद? ठीक है। अब मैं आपको कुछ केस बताता हूं, और वो केस क्यों बताने हैं? क्योंकि लास्ट में मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना है जिससे हमारे सवाल कुछ ही सेकंड्स में हो जाए। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट, फॉर हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, मतलब मेरा जेड फिक्स हो गया कितना? 1। और मैं ये मान के चलता हूं कि हाइड्रोजन की मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो एन कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन। भाई ये भी 1, ये भी 1, तो आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ RH1। RH1 का मतलब है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, जिसको मैं ए नॉट भी लिख सकता हूँ। एनसीईआरटी में ए नॉट भी लिख रखा है, तो मैंने ए नॉट भी लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, तो सर क्यों बताई फिर? यहां से तुम्हें एक लाइन बतानी है जो सवाल में तुम्हें बार बार परेशान करेगी। क्या लाइन है? सवाल तुम्हें ये इस तरह से पूछे जाएंगे कि जैसे मान लो ये हीलियम प्लस है, तो बोलेगा कि हीलियम प्लस की रेडियस और बोर रेडियस का रेशियो बताओ। भाई हीलियम प्लस की रेडियस तो तुम निकाल लोगे, ठीक है, आपको इसका जो एन है वो आपको दे रखा होगा, तो एन और इसका जेड आप आराम से निकाल दोगे। लेकिन इसने दूसरा बोला है बोर रेडियस, तो फिर बोर रेडियस क्या होती है? ना तो उसने कुछ जेड बोला है ना कुछ एन बोला है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसी को बोला जाता है बोर रेडियस। तो अगर तुम्हें सवाल में कहीं पूछे कि बोर रेडियस क्या होती है, तो तुम्हें क्या बताना है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, ये है हमारा पहला केस। और ये पहला केस क्यों बताया? क्योंकि मुझे ये प्यारी सी एक लाइन बतानी थी। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? 2 है रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन एटम नहीं ले रहा हूं, हीलियम एटम ले रहा हूं। ये है हीलियम एटम का न्यूक्लियस, ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, और ये है अपना फोर्थ। ये कैसा है? फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये है अपना फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। अब आपने यहाँ पे क्या लिया है? हीलियम प्लस, यानी आपने जेड फिक्स कर लिया। तो ये जेड तो हमारा फिक्स हो गया, और ये वैल्यू पहले से ही कांस्टेंट है, तो ये भी फिक्स्ड। तो यहाँ से देखो आर एन प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? एन स्क्वायर। यानी हमें यहाँ से एक चीज़ ये मालूम हुई कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा
वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगी। अब मैं आपको इसका पूरा लाइव बताता हूँ कैसे बढ़ेगी। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ से इसकी रेडियस r1, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है इसकी रेडियस r2, ये है इसका थर्ड ऑर्बिट और इसकी रेडियस है r3, और ये है फोर्थ ऑर्बिट, इसकी रेडियस है r4। अब पूरा मैंने तुमको लाइव बता दिया कि रेडियस n बढ़ने से रेडियस बढ़ती है, ऑर्बिट बढ़ने से रेडियस बढ़ती है। तो फोर्थ की ज़्यादा है या फर्स्ट की फोर्थ की ज़्यादा, क्योंकि इसका ऑर्बिट ज़्यादा तो रेडियस ज़्यादा। ठीक है, रेडियस ज़्यादा। ये है हमारा सेकेंड केस। अब देखो थर्ड केस। थर्ड केस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन successive orbits for hydrogen like species। एक चीज देखना, सेकंड वाले केस में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। ये इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये R1 है, R2, R3 और ये है R4। ठीक है, अब हमने हीलियम लिया है तो Z तो फिक्स हो गया, और 0.529 वो कांस्टेंट है ही, पहले से ही कांस्टेंट है। तो R1 रेस टू R2 रेस टू R3 रेस टू R4 निकालो। तो कुछ नहीं करना है, इनके जो ऑर्बिट है उनका स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, क्या है ये है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अगर मैं मान लूं तुमको ऐसे पूछ लूं कि Na प्लस 10, Na प्लस 10 है, ठीक है, तो इनके सक्सेसिव ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो बताओ। तो भैया हमने सोडियम लिया, मतलब हमने Z फिक्स कर लिया, तो अब कहानी किसकी चलेगी, ओनली N की चलेगी, तो रेशियो तो यही रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, यही रहेगा। तो वो चाहे आपको कोई भी एटम दे, अगर वो लाइन जो अब मैंने भी लिखी थी वो अगर लाइन तुमको मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसा चिपका देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यहां पे फिर मैं हीलियम ही लेता हूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड और ये फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हमें क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स। ये जो है ये R1 रेडियस हो गई, ये हो गई सेकेंड की रेडियस, ये हो गई थर्ड वाले की रेडियस R3 और ये हो गई फोर्थ वाले की रेडियस R4। तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो होगी ये निकालनी है, तो ये क्या होगी, दिस माइनस दिस, तभी तो ये आएगा। तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1,
ये निकालना है तो क्या करेंगे, R3 माइनस R2। ये निकालना है तो क्या करेंगे, R4 माइनस R3। अब मैं क्या करता हूँ, इनका रेशियो लेता हूँ, ठीक है। R2 माइनस R1 रेस टू R3 माइनस R2 रेस टू R4 माइनस R3, ठीक है। Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, तो कुछ नहीं करना है, इनके ऑर्बिट का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रेस टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 का 16 माइनस 3 का 9। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7। यानी ये सीरीज जो है पूरी कुछ इसी तरीके से चलती रहेगी, 11 13 ये, ठीक है। ये अब जरा यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो दोनों बीच का जो डिफरेंस है ये वाला, ये रेगुलरली बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, रेगुलरली बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट बढ़ने पर डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट भी बढ़ता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको 3 केस पढ़ाए हैं, इन तीनों केस को पढ़ाने की वजह क्या है, आपको एक फॉर्मूला बताना है, एक छोटी सी बात याद करवानी है। क्या है ये है कि n बढ़ने पर यानी कि ऑर्बिट बढ़ने पर एक तो रेडियस बढ़ती है, दूसरा रेडियस ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट्स भी बढ़ता है, और तीसरा क्या बढ़ता है, रेडियस डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स, ठीक है। ये हाँ, लेकिन ये कब लगाना है, ये लगाना है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, और साथ ही जेड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो तीनों केस पढ़ा है, इन तीनों का मतलब बस यही था। अब हम देखते हैं कुछ ग्राफ, यहां पर ग्राफ के भी सवाल बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट है Rn वर्सेस n स्क्वायर, सेकेंड है Rn वर्सेस n, तीसरा है Rn वर्सेस z। टोटल 4 ग्राफ है, पहले 3 देख लेते हैं, उसके बाद 4th देखेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन, ये थी। देखो, हमें ग्राफ रटना नहीं है, हमें बनाना सीखना है। और मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है ग्राफ बनाने के लिए, आप 2 सेकंड में ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं दे रखी है, देखी आपने, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं आपके टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे वो जुगाड़ बता देता हूँ कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। सुनो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जिन दोनों के बीच आपको ग्राफ पूछा है उसमें फर्स्ट वाले को y मान लो और सेकंड वाले को x मान लो। क्या बोला, आपको जिन 2 लोगों के बीच ग्राफ बनाना है, उन दोनों में से फर्स्ट वाले को y मान लो और सेकंड वाले को x मान लो। मान लिया। अब देखो कि जिन दोनों के बीच ग्राफ बनाना है, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो मैंने यहाँ से देखा कि इन दोनों के बीच रिलेशन है Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्या है, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और अभी जो हमने माना है y और x
बस उनको इनकी जगह रख दो। तो आर एन की जगह हमने वाई माना है, एन स्क्वायर की जगह हमने एक्स माना है। तो अब यहां से तुम्हें एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि y प्रोपोर्शनल टू x, और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। कैसी है? स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? x क्या है? एन स्क्वायर है, और y क्या है? आर एन। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखो दूसरा ग्राफ। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जिन दो लोगों के बीच ग्राफ पूछा है उसमें फर्स्ट वाले को क्या मान लो? y मान लो, और दूसरे वाले को मान लो x। और जिन दोनों के बीच ग्राफ निकालना है उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? उन दोनों के बीच रिलेशन है आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, जो आपने माना है उनको रखना है। ठीक है। आर एन की जगह आपने क्या माना? y, और n की जगह आपने क्या माना है? x। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? ये होता है पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। और पैराबोला कैसे बनता है? पैराबोला कैसे बनता है? एक लाइन से, कि माउथ हमेशा उसकी तरफ ओपन होगा जिसपे पावर सिंगल होगी। इन दोनों में से पावर किसके ऊपर सिंगल है? y पे। तो इस ग्राफ का मुंह कहां पे खुलेगा? y की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये x n हो गया, और ये हो गया तुम्हारा आर एन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमने मान लिया y, ये हमने मान लिया x। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? आर एन। आर एन आर एन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू जेड। कुछ नहीं करना, जो आपने माना वो रख दो। आर एन की जगह हमने माना था y, जेड की जगह हमने माना था x, मान लिया। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी है? ये है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये बन जाएगा आपका ग्राफ जेड और ये आर एन। तो देखो ग्राफ बनाना एकदम सिंपल है। अगर आपको ये जुगाड़ याद है तो आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हो ओनली 2 सेकंड में। ठीक है। बस उसके लिए आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं है। दूसरा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि x प्रोपोर्शनल टू x क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला। y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अब नेक्स्ट एक जो ग्राफ है 4th नंबर, वो देखना। वो निकालना हमें log e आर एन वर्सेज log बेस ई एन, इनके बीच ग्राफ निकालना है। ठीक है। कुछ नहीं, बस तरीका वही है। ये y है, ये x है। ठीक है। और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? भाई इन दोनों के बीच रिलेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम इन दोनों के बारे में तो जानते हो। क्या होता है? आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है। आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। अब इस इक्वेशन से मुझे ये रिलेशन लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? दोनों तरफ लॉग ले लो। तो ये हो जाएगा log ई आर एन इक्वल टू, एक ये है और एक ये है, और जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो और वहाँ पे अब जब हम लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? प्लस साइन में। तो ये हो जाएगा log ई 0.529 प्लस जेड हमें लेना नहीं है, जेड तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच हमें चाहिए रिलेशन, तो जेड को हमें नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा log एन स्क्वायर, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 log
E 2 log E n, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की है। कैसी है? स्ट्रेट लाइन की। ये है y, ये क्या है? x, ये जो 2 है ये है m यानी स्लोप, और ये है c यानी कि इंटरसेप्ट। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है log e rn और ये है log e n, ठीक है। और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। अब ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए ये कैसा आएगा? इस तरीके से। ये है थीटा, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे tan थीटा वो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 2। और ये वाला जो पार्ट है ये होता है इंटरसेप्ट, जो कितना है? log बेस e 0.529, ठीक है। ये है इसका ग्राफ, ठीक है। अब हम जो रेडियस वाला एप्लीकेशन है इस पे मैं आपको सवाल बताता हूँ। वैसे तो आप इसके सवाल कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो सिंपल फॉर्मूला जो सवाल बनते हैं कि इसका n ये है, जैसे कि लिथियम ले लूँ, लिथियम +2, तो बोला कि जैसे लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, ठीक है। लिथियम +2 की सेकेंड ऑर्बिट और हीलियम प्लस की फोर्थ ऑर्बिट दोनों की रेडियस का रेशियो बताओ। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला यूज करके वैल्यू रख के सॉल्व करना है। लेकिन इस पे कुछ अच्छे टाइप के सवाल भी बन जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपके सामने 2 सवाल है, जिसमें फर्स्ट सवाल है एरिया ऑफ सेकेंड सेल मतलब ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज x इंटू 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर। फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सेल ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। भाई इसमें हमें ना तो कोई रेडियस की तो कोई बात ही नहीं की, इसने एरिया दे रखा है किसका? लिथियम +2 का, और हमें सर्कमफेरेंस निकालना है हीलियम प्लस का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रेडियस पे खेलते हैं, हमें रेडियस के बारे में पता है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r², और कितना दे रखा है? x इंटू 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो रेडियस है वो किसकी है? लिथियम +2 की। तो मैं यहां से लिथियम +2 की रेडियस निकाल सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रेडियस निकाल सकता हूं। क्या है रेडियस इसकी? ये लिथियम +2 x इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई पाई, और इस पूरे का रूट, ठीक है, इस पूरे का रूट। ये हो गया। हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सेल ऑफ हीलियम। मैं पहले हीलियम की रेडियस निकाल देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू n²/z। n कितना है यहाँ पे? थर्ड, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, और हीलियम का z कितना होता है? 2, ठीक है, ये 2। मुझे ये अगर मिल जाए तो मैं 2πr, और r ये क्या है? हीलियम प्लस। अगर मुझे ये r हीलियम प्लस मिल जाए तो मैं इस वैल्यू को रख दूंगा यहाँ पे, और मेरे पास आ जाएगा हीलियम प्लस का सर्कमफेरेंस। तो उसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों का क्या कर लेता हूं? रेशियो ले लेता हूं।
अब देखो रेडियस जो हीलियम की है उसका फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड का स्क्वायर, और लिथियम जेड कितना होता है इसका 3। हो गया। अब क्या करते हो, इन दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है, और वहां से आप क्या निकाल दो, आर जेड प्लस ठीक है। देखो अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, रूट एक्स इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई पाई इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाई 3 अपॉन आर एच ई प्लस, और ये 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ पे गया। इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 यानी 27। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर हीलियम प्लस x इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई पाई इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 27। हमें क्या चाहिए, आर हीलियम प्लस, तो कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 8 रूट x इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाय पाई। अब एक चीज यहां पे देखो, ये जो वैल्यू थी वो आपको मीटर स्क्वायर में दे रखी थी, और हम रेडियस किस में लेते हैं, एंगस्ट्रॉन में लेते हैं, तो हमें उसको एंगस्ट्रॉन में बदलना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं बदल देता हूं। देखो 10⁻⁻20 का रूट कितना हो जाएगा 10⁻⁻10, तो ये यहां से आ गया बाहर, ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉन। क्या बन जाएगा, एंगस्ट्रॉन, ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये बन जाएगा एंगस्ट्रॉन। अब तुम्हारे पास आर हीलियम प्लस आ चुका है, तो कुछ नहीं करना है, 2 पाई जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर हीलियम प्लस, इस पूरी वैल्यू को बस यहां रख दो, तो 2 पाई इंटू 27 डिवाइड बाई 8 एक्स बाय पाई, ये गया 4 बार। क्या मैं पाई को अगर अंदर भेज दूं तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई से पाई चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 4 रूट कितना हो जाएगा ये x इंटू पाई, तो ये आएगा हीलियम प्लस का सरकमफेरेंस। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट सवाल क्या है, इन एन सिंगल एटॉमिक सिस्टम
पार्टिकल एक सिंगल एटॉमिक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल है, उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना है 208 टाइम्स, रिवॉल्व्स अराउंड +3 e चार्ज, देन द रेडियस ऑफ विच सेल ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये बोल रहा है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का चार्ज तुम्हें दे रखा कितना है +3e, कितना दे रखा है +3e, ये न्यूक्लियस है और ये है, ठीक है, ये कोई सिंगल एटॉमिक सिस्टम है जिसमें यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई मान लेते हैं p पार्टिकल है, p नहीं x मान लो, x कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है वो e के इक्वल है और मास जो है वो कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना है 208 टाइम्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस +3e चार्ज के अराउंडिंग क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये पूछा है कि ये x पार्टिकल कौन से सेल में घूम रहा है, कौन से सेल में घूम रहा है वो बताना है। और आपको ये बोला है कि जिस सेल में घूम रहा है उसकी रेडियस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अभी तक जो हमने सवाल किए हैं उसमें मास के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इसी सवाल में इसने मास के में कुछ चेंज किया है। और हमारा जो वो बड़ा जो फॉर्मूला है Rn = 0.529 n²/z, यहाँ पे तो मास की कोई बात ही नहीं होती, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। तो अभी जो मैंने बड़ा फॉर्मूला बताया था R का, जो बड़ा फॉर्मूला बताया था मैंने R का, वो यहाँ पे लगाना है। क्या था, n² h²/4π² kz m kz e², ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये लगाना है। हमें n पूछा है, h कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, ठीक है, और z भी कांस्टेंट, z भी क्या है कांस्टेंट, e² कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा R = n²/m, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो x पार्टिकल है उसके n ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल है। तो बस जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है, आपको इसका n² निकालना है। और इसका मास क्या बोला इसने, एक चीज, एक मिनट, यहां पर एक चीज देखना, kz e/e, ठीक है, ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। इस वाले एटम के अंदर ये +3e है और हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है +e, तो यहाँ पे इसके साथ ही m × Ze आ जाएगा। तो इसका m कितना है 208 टाइम्स me का, इंटू चार्ज कितना है +3e इक्वल टू, और हाइड्रोजन का क्या है 1/me × e से e गया, me से me गया, तो यहाँ से n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 624। तो जब इसका आप n निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 25, यानी जो x पार्टिकल है इसके 25th ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दो सवाल थे, अच्छे सवाल थे, वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी सिंपल सवाल बनते हैं, आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।